गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ 11th क्लास में फिजिक्स में बल आघूर्ण एवं जड़त्व आघूर्ण में संबंध को पढ़ा रहे हैं। तो माना यहाँ पर एक पिंड है, ये पिंड इस अक्ष के पड़ता घूर्णन गति कर रहा है, तो ये जो अक्ष है ये अक्ष कहलाएगी घूर्णन अक्ष। जिस अक्ष के पड़ता घूर्णन गति होती है उस अक्ष को हम घूर्णन अक्ष कहते हैं। और ये जो पिंड होगा ये पिंड अनेक कणों से मिलकर बना होगा, कणों का निकाय है ये। तो माना इस पिंड में ये कण है, एक m1 द्रव्यमान का यहाँ पर एक कण है, m2 द्रव्यमान का कण है यहाँ पे, m3 द्रव्यमान का कण है यहाँ पे, m4 द्रव्यमान का कण है यहाँ पे। ऐसे ही अनेक कणों से मिलकर बना होगा। हमने सुविधा के लिए यहाँ पर 4 कण माने हैं, पर यहाँ पर अन्य कण भी हो सकते हैं। ठीक है। अब माना ये जो कण है, जैसे m1 द्रव्यमान का जो एक कण है, इस कण की इस घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है r1। इस m2 द्रव्यमान के कण की घूर्णन अक्ष से दूरी r2 है, m3 द्रव्यमान के कण की घूर्णन अक्ष से दूरी r3 है, m4 द्रव्यमान के कण की घूर्णन अक्ष से दूरी r4 है। ऐसे ही जरूरी नहीं कि m2 यहां लिया जाए, m1 वहां लिया जाए। आप किसी भी कण को इस घूर्णन अक्ष के किसी भी साइड ले सकते हैं, इधर साइड या इधर साइड ले सकते हैं। ठीक है। तो ये जो जब ये पिंड, ये पूरा पिंड इस अक्ष के पड़ता घूर्णन गति करेगा, जैसे पिंड है ये इस अक्ष के पड़ता ऐसे घूर्णन गति करेगा, तो इसके जो ये कण होंगे ये कण भी क्या करेंगे, ये कण वृत्तीय पथ पर इस घूर्णन अक्ष के चारों ओर गति करेंगे। और इन सभी कणों का जो गति का पथ होगा वो कैसा होगा, वृत्तीय होगा। और जैसे कण है ये r1 त्रिज्या के पथ पर गति कर रहा होगा, ये दूसरा कण r2 त्रिज्या के पथ पर गति करेगा, तीसरा कण r3 त्रिज्या के पथ पर गति करेगा, चौथा कण r4 त्रिज्या के पथ पर गति करेगा। इसमें जैसे पहला कण है, माना इस कण का जो त्वरण है, इस कण का रेखीय वेग, इस कण का रेखीय वेग ये है माना v1, इस दूसरे वाले कण का रेखीय वेग v2, तीसरे वाले कण का रेखीय वेग v3, चौथे वाले कण का रेखीय वेग v4 है। अर्थात v1, v2, v3, v4 इन कणों के रेखीय वेग हैं। इसी प्रकार से माना इन कणों के त्वरण, इन कणों के रेखीय त्वरण, इन कणों के त्वरण या रेखीय त्वरण क्रमशः a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन, ये इनके क्या है, इनके रेखीय त्वरण हैं। इसी प्रकार से माना ये जो पिंड है ये इस घूर्णन अक्ष के पड़ता ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। ये इसका क्या है, कोणीय वेग। ओमेगा इसका कोणीय वेग हो गया पिंड का। तो हम यहां पर जानते हैं कि यदि कोई पिंड ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन अक्ष के पड़ता गति कर रहा है तो इसके सभी कणों का कोणीय वेग भी क्या होगा, ओमेगा ही होगा। कोणीय वेग सब कणों का वही होगा जो पिंड का कोणीय वेग है, परंतु हर कण का कोणीय वेग क्या होगा, सेम होगा, ओमेगा होगा, पर हर कण का रेखीय वेग अलग अलग होगा। ठीक है। जैसे इस कण का रेखीय वेग v1, इस कण का रेखीय वेग v2, इस कण का रेखीय वेग v3, इस कण का रेखीय वेग v4। क्यों? क्योंकि हर कण की घूर्णन अक्ष से दूरी क्या है, अलग अलग है। ठीक है। तो रेखीय वेग दूरी पे डिपेंड करेगा, तो रेखीय वेग हर कण का क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है। जबकि कोणीय वेग हर कण का वही होगा जो पिंड का कोणीय वेग है। ठीक हो गया। तो कणों के कोणीय वेग क्या माने हमने, सॉरी कणों के रेखीय वेग, इन कणों के रेखीय वेग क्या है, v1, v2, v3, v4 एंड सो ऑन माने आगे के कणों के लिए हम इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। माना इन कणों के द्रव्यमान क्या है, m1, m2, m3, m4 एंड सो ऑन। ठीक है। अब यहां पर जो सबसे पहली राशि हम निकालेंगे, हमें निकालना है बलाघूर्ण और जड़त्वाघूर्ण में संबंध। बलाघूर्ण को दर्शाते हैं टाउ से, जड़त्वाघूर्ण को दर्शाते हैं आई से। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे संबंध को, हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ये पहला कण है m1 द्रव्यमान का, इस कण पे हम बल की गणना करेंगे। इस कण का बल कितना है,
ठीक है, इस कण पे कितना बल लग रहा है। जब यहां बल लगा होगा तभी यहां पर ये क्या होगा, बलाघूर्ण उत्पन्न हुआ होगा, और बलाघूर्ण उत्पन्न होने से इसने क्या किया होगा, घूर्णन गति की होगी। तो हम यहां पर निकाल रहे हैं m1 द्रव्यमान के कण पर बल। तो इस कण पे बल कितना होगा, हम F1 मान के चल रहे हैं कि माना पहले कण पे बल F1, दूसरे पे F2, तीसरे पे F3, चौथे पे F4, ऐसे करके अन्य कणों पर भी क्या है, बल लगे होंगे। तो पहले कण पे लगने वाला बल F1 बराबर आ जाएगा न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। हम जानते हैं F बराबर m इंटू ए, ये तो होता है m इंटू ए। तो यहां पर हम इसको निकाल देंगे, F1 बराबर m के स्थान पे क्या आएगा, पहले कण के लिए m1, पहले कण का द्रव्यमान m1 है, और फिर इसका त्वरण क्या है, रेखीय त्वरण a1। ठीक है, रेखीय त्वरण हर कण का अलग अलग होगा। ठीक है, कोणीय त्वरण सब कण का क्या होगा, कोणीय त्वरण सभी कणों का एक जैसा होगा अल्फा, पर रेखीय त्वरण एक समान होगा। तो इसमें F1 बराबर m1 इंटू a1 आ गया। तो F2, इसमें F1 बराबर आगे सॉल्व कीजिए इसको, m1 इंटू a1 की वैल्यू हम जानते हैं कि रेखीय त्वरण अगर a है, सपोज रेखीय त्वरण a है और कोणीय त्वरण क्या है, अल्फा है, तो इन दोनों के बीच क्या संबंध था भाई, रेखीय त्वरण a बराबर होता है r इंटू अल्फा, जहां अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण है, घूर्णन गति में कोणीय त्वरण। अब कोणीय त्वरण किसे कहते हैं, कोणीय वेग परिवर्तन की समय दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। ये डी ओमेगा बाई डी टी, इसे हम कोणीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो a बराबर r अल्फा ये होता है। तो यहां पर भी a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा r1 इंटू अल्फा। ठीक है, तो हम यहां पर a1 के स्थान पे क्या रखेंगे, r1 इंटू अल्फा। ठीक हो गया। इसी प्रकार से ये पहले कण पे लगने वाला बल है, इसी प्रकार से दूसरे, तीसरे, चौथे कण पे लगने वाले बलों की गणना भी हम कर लेंगे, जैसे यहां पर किया हमने। ठीक है ना, या एक बार आप ये कर लो कि पहले कण पे इतना बल लग रहा है, अब ये कण घूर्णन अक्ष के पड़ता क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है ना इसे। ठीक है, तो क्या हुआ होगा, ये पिंड जब घूर्णन गति कर रहा होगा तो इसके हर कण भी क्या कर रहे हैं, वृत्तीय पथ पे गति कर रहे हैं। तो इस पिंड पे लगने वाला जो बलाघूर्ण होगा उसको हम ज्ञात करेंगे। अरे घूर्णन गति कर रहा है ना, तो घूर्णन गति के दौरान पिंड में क्या उत्पन्न हुआ होगा, बलाघूर्ण। ठीक है, तो बलाघूर्ण कैसे, पिंड पर बलाघूर्ण कैसे निकालेंगे, पहले इसके हर कण का क्या निकाल देंगे, बलाघूर्ण निकाल देंगे, तब उस बलाघूर्ण को, सभी कणों के बलाघूर्ण को जोड़ देंगे, तो क्या निकलेगा, पूरे पिंड का बलाघूर्ण। तो सबसे पहले हम इस पहले वाले कण का बलाघूर्ण निकालेंगे। ठीक है, पहले वाले कण पे बल मिल गया, पहले वाले कण की घूर्णन से दूरी पता है आपको, तो इस कण का बलाघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो m1 द्रव्यमान के कण का घूर्णन अक्ष के पड़ता बलाघूर्ण, घूर्णन अक्ष के परितः बल आघूर्ण। तो ये बलाघूर्ण, माना पहले वाले कण का बलाघूर्ण क्या है, बलाघूर्ण को दर्शाते हैं टाउ से, तो पहले वाले कण पे बलाघूर्ण क्या मानेंगे, टाउ 1। तो ये निकालिए क्या हो जाएगा, टाउ बराबर क्या होता है भाई, टाउ बराबर होता है r इंटू एफ। ठीक है, ये आपने पढ़ा था r इंटू एफ। तो r क्या थी, r था कण की घूर्णन अक्ष से दूरी, f क्या था, कण पे लगने वाला बल, टाउ क्या था, कण का बलाघूर्ण। तो यहां पर कण का बलाघूर्ण हमने टाउ 1 मान रखा है, तो टाउ 1 बराबर हो जाएगा r1 इंटू f1। r1 क्यों हुआ, क्योंकि इस कण की घूर्णन अक्ष से दूरी क्या है, r1 है। अब टाउ 1 बराबर r1 के स्थान पे r1 रखा, इंटू f1 के स्थान पे ये वाली वैल्यू निकाल दी, m1 r1 अल्फा, m1 r1 इंटू अल्फा। तो इससे टाउ 1 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी टाउ 1 की वैल्यू, इसको अगर आगे हम सॉल्व करें तो टाउ 1 की वैल्यू हमारे पास आएगी
टाउ 1 बराबर m1 इंटू r1 स्क्वायर, r1 इंटू r1 स्क्वायर इंटू एल्फा। ये हमारे पास आ गया पहले वाले कण पर बलागुण। इसी पैटर्न पे हम अन्य कणों पे लगने वाले बलागुण को भी निकाल सकते हैं। तो हम लिख देंगे इसी प्रकार से m2 m3 m4 एंड सो ऑन। और अगर कणों का m4 द्रव्यमान वाले कणों का बलागुण, द्रव्यमान वाले कणों का बलाघूर्ण या बल आघूर्ण, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, जैसे पहले वाले कण का बलाघूर्ण टाउ 1 माना, तो दूसरे वाले कण का क्या मानेंगे, टाउ 2। ये टाउ 2 बराबर इसी पैटर्न पे निकालेंगे। m1 के स्थान पे m2 लिख देंगे क्योंकि दूसरे वाले कण का द्रव्यमान m2 है। r1 के स्थान पे r2 लिख देंगे क्योंकि दूसरे वाले कण का द्रव्यमान की दूरी, दूसरे वाले कण की दूरी क्या गुणनक से r2 है, तो r2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर है तो यहां भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इंटू एल्फा। एल्फा क्या है, कोणीय त्वरण। हर कण का कोणीय त्वरण वही होगा जो पिंड का है। पिंड का कोणीय त्वरण एल्फा माना गया है, तो कण का भी कोणीय त्वरण क्या होगा, सभी कणों का एल्फा ही होगा। इसी प्रकार से टाउ 3 तीसरे वाले कण का कोणीय बलागुण कितना होगा बताइए, m3 r3 का स्क्वायर इंटू एल्फा। इसी प्रकार से चौथे वाले कण का बलागुण टाउ 4 बराबर m4 r4 का स्क्वायर इंटू एल्फा। तो यहां पर हम जो है सभी कणों पर लगने वाले बलागुण को ज्ञात कर चुके हैं। इसको समीकरण नंबर 3, ये 4, ये समीकरण नंबर 5 हो गया। ठीक है, अब आप निकालेंगे सभी कणों का कुल बलागुण। तो इन सभी कणों का जो बलागुण निकल रखा है, ये टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ 4, इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो उससे आ जाएगा पूरे पिंड का बलागुण। ठीक है, क्योंकि हर कण पिंड को किस दिशा में घुमा रहा है, एक ही दिशा में घुमा रहा है, तो सभी कणों के बलागुण को हम सीधा सीधा जोड़ देंगे। वैसे सदिश योग होना है, पर हम ये देख रहे हैं इसमें कि सभी कण इस पिंड को एक ही दिशा में घुमा रहे। माना ये क्या कर रहे, इस दिशा में घुमा रहे हैं। ठीक है ना, तो सभी कणों के बलागुण को जोड़ देने में पूरे पिंड का बलागुण आ जाएगा। तो वही हम निकालेंगे, तो इनको जोड़ना पड़ेगा, उससे आएगा पूरे पिंड का बलागुण। तो देखते हैं आगे क्या आता है ये। तो पिंड पर कुल बलागुण, पिंड पर लगने वाला कुल बलागुण हम टाउ मान रहे हैं इसको। माना पूरे पिंड का बलागुण क्या है, टाउ है, तो टाउ बराबर हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ 4 प्लस सॉन। सॉन माना अगर आगे भी कण है तो उनके बलागुण भी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब टाउ बराबर टाउ 1 की वैल्यू क्या आई, m1 r1 स्क्वायर इंटू एल्फा प्लस टाउ 2 की वैल्यू m2 r2 स्क्वायर इंटू एल्फा प्लस टाउ 3 की वैल्यू m3 r3 स्क्वायर इंटू एल्फा प्लस टाउ 4 m4 r4 स्क्वायर इंटू एल्फा प्लस सॉन। तो ऐसा करके हम सबको जोड़ देंगे, उससे हमारा क्या आ जाएगा, परिणामी बलागुण। तो निकालिए या पिंड पर लगने वाला बलागुण। तो टाउ बराबर आ गया हमारा, अल्फा कॉमन लीजिए, तो अल्फा को अगर हम कॉमन ले लें तो यहां ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर प्लस सॉन, और अंत में यहां पर क्या आ जाएगा, अल्फा। ये अल्फा कॉमन आ गया प्रत्येक से है,
ठीक हो गया। तो टाउ बराबर, ये क्या चीज है, ये है पहले कण का जड़त्वाघूर्ण। जड़त्वाघूर्ण का सूत्र है, आप देख रहे हैं ब्रैकेट में जो ये जुड़ रहे हैं, ये क्या है, द्रव्यमान और दूरी के वर्ग के गुणनफलों का योग। तो द्रव्यमान गुणा गया दूरी का वर्ग, वो क्या होता है, जड़त्वाघूर्ण होता है। तो m1 r1 स्क्वायर वो क्या होगा, पहले कण का घूर्णन अक्ष के पड़ता जड़त्वाघूर्ण। m2 r2 स्क्वायर ये क्या होगा, दूसरे कण का घूर्णन अक्ष के पड़ता जड़त्वाघूर्ण। जैसे इस कण का इस अक्ष के पड़ता जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, इस कण का द्रव्यमान m1 इंटू इसकी इस अक्ष से दूरी r1 का स्क्वायर। तो m1 r1 स्क्वायर क्या होगा, पहले कण का जड़त्वाघूर्ण, m2 r2 स्क्वायर दूसरे कण का जड़त्वाघूर्ण। ऐसे करके ये क्या है, जो पिंड में कण है उन कणों के जड़त्वाघूर्ण है ये सब। तो यानी कणों के जड़त्वाघूर्णों को यहां पर जोड़ा गया है। तो इसी को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सिग्मा m r स्क्वायर इंटू एल्फा। सिग्मा m r स्क्वायर का मतलब कि यहां पर जोड़ा गया है किनको, m r स्क्वायर जैसे पदों को, द्रव्यमान और दूरी के वर्ग के गुणनफल वाले पदों को यहां पर जोड़ा गया है। ठीक है ना। आप चाहो तो उसको एम आई आर आई भी कर सकते हैं। आई बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 to n। 1 to n का मतलब यहां n कण होंगे, अगर n लिखा है तो n कण, 4 है तो यहां पर 1 to 4 होगा। ठीक है ना। तो ये क्या चीज है, या ये क्या चीज है, ये है सभी कणों के जड़त्वाघूर्णों का योग। पिंड में स्थित सभी कणों के जड़त्वाघूर्णों का योग। तो उसे हम क्या कह देंगे, पूरे पिंड का जड़त्वाघूर्ण। ठीक है। तो ये पूरे पिंड का कुल जड़त्वाघूर्ण आ रहा है, या ये वाला। ठीक है, ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, बात एक ही है। तो ये आ जाएगा टाउ बराबर पूरे पिंड, ये टाउ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पूरे पिंड का घूर्णन अक्ष के पड़ता जड़त्वाघूर्ण। तो माना इस पिंड का इस घूर्णन अक्ष के पड़ता जड़त्वाघूर्ण क्या है, आई है। तो हम इसके स्थान में क्या लिख देंगे, आई। आई मतलब ये जड़त्वाघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एल्फा। और यहां पर लिखते हैं जहां आई क्या है, जड़त्वाघूर्ण है। और ये किसके स्थान पे लिखा गया है, सिग्मा m r स्क्वायर के स्थान पे। ठीक है, कि ये कुल जड़त्वाघूर्ण है पिंड का, और उसको हमने आई से निरूपित कर दिया। तो हमने यहां पर इसकी जगह आई लिख दिया। तो क्या आ गया आपका फॉर्मूला, कि टाउ बराबर आई इंटू एल्फा। ठीक है। तो अब हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ चुका है कि टाउ का मतलब क्या है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण टाउ हो गया। आई का मतलब जड़त्व आघूर्ण इंटू एल्फा का मतलब कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। ठीक है। तो बल आघूर्ण को हम किससे निरूपित कर रहे हैं, टाउ से, जड़त्वाघूर्ण को आई से, और इंटू कोणीय त्वरण को एल्फा से। तो टाउ बराबर आई इंटू एल्फा, ये है बलाघूर्ण और जड़त्वाघूर्ण के बीच का संबंध, या बलाघूर्ण बराबर जड़त्वाघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार एग्जाम में आता है ये। अब देखिए इसके बाद इसमें कोणीय संवेग और जड़त्वाघूर्ण में संबंध। कोणीय संवेग एवं जड़त्वाघूर्ण में संबंध। तो माना यही वो पिंड है, इसमें 4 कण हैं, इनके द्रव्यमान m1 m2 m3 m4 है। इनकी घूर्णन अक्ष से दूरी क्या है, r1 r2 r3 r4 है। इन कणों के रेखीय वेग क्या है, v1 v2 v3 v4 है। इनके रेखीय त्वरण हमने पहले माने थे a1 a2 a3 a4। माना इस पिंड का कोणीय वेग क्या है, ओमेगा। तो इन सभी कणों का कोणीय वेग भी क्या होगा, ओमेगा। माना इस पिंड का घूर्णन अक्ष के पड़ता, ये इस पिंड का जो कोणीय त्वरण है वो एल्फा है। तो इन सभी कणों का कोणीय त्वरण भी क्या होगा, एल्फा। यानी कोणीय वेग और कोणीय त्वरण कणों के वही होंगे जो पिंड के होंगे, परंतु कणों के रेखीय वेग अलग अलग होंगे, कणों के रेखीय त्वरण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है। तो यहां पर
m1 द्रव्यमान वाले कण का रेखीय संवेग क्या होगा? m1 द्रव्यमान वाले कण का रेखीय संवेग क्या होगा? माना m1 द्रव्यमान वाला जो एक कण है, इसका रेखीय संवेग हम p1 से प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। तो रेखीय संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू रेखीय वेग। रेखीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, रेखीय वेग, p इक्वल टू m इंटू v। तो यहां पर पहले वाले कण की बात हो रही है, तो पहले वाले कण का रेखीय संवेग p1 बराबर इसका द्रव्यमान m1 इंटू इसका रेखीय वेग v1, ठीक है। इसी प्रकार से आपने निकाल दिया। अब आप क्या करेंगे? इसमें इस कण का कोणीय संवेग निकालिए, ठीक है। तो कोणीय संवेग, माना इस कण का कोणीय संवेग L1, इसका कोणीय संवेग L2, इस कण का कोणीय संवेग L3 ऐसे हैं। तो पहले वाले कण का कोणीय संवेग निकालिए। तो m1 द्रव्यमान वाले कण का घूर्णन अक्ष के पड़ता कोणीय संवेग, कण का कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग L से प्रकट कर रहे हैं हम। तो L बराबर क्या होता है? कोणीय संवेग और रेखीय संवेग के बीच का संबंध क्या है? P। L बराबर था R इंटू P। कोणीय संवेग बराबर घूर्णन अक्ष से दूरी इंटू रेखीय संवेग। ये कोणीय संवेग का सूत्र था। तो पहले वाले कण के लिए क्या आएगा? L1 बराबर R1 इंटू P1, ठीक है। अब P1 का मान यहां से रख दो, तो ये आ जाएगा L1 बराबर R1 इंटू M1 इंटू V, ठीक हो गया। अब L1 बराबर R1 इंटू M1, यहां पर एक चीज देखिए, ये V1 होगा। हम जानते हैं कि यहां पर कणों के जो रेखीय वेग है वो V1, V2, V3 है, और कोणीय वेग क्या है? ओमेगा। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है? रेखीय वेग V बराबर क्या होता है? R इंटू ओमेगा। तो पहले वाले कण के लिए क्या बन जाएगा? ये V1 बराबर R1 इंटू ओमेगा। दूसरे वाले कण के लिए क्या बन जाएगा? V2 बराबर R2 इंटू ओमेगा। तीसरे वाले कण के लिए V3 बराबर R3 इंटू ओमेगा। इस पैटर्न पे हम हर कण के लिए V का मान ओमेगा के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर V1 बराबर क्या लिखेंगे? R1 इंटू ओमेगा, ठीक हो गया। यहां पर लिख भी दिया क्योंकि V बराबर R इंटू ओमेगा का हमने इस सूत्र का उपयोग किया। यहां पर रेखीय वेग को कोणीय वेग के रूप में लिख दिया कि V की जगह R इंटू ओमेगा, ठीक है। तो L1 बराबर क्या आ जाएगा? M1 और R1 मल्टीप्लाई हो गया R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक हो गया। ये आ गया आपका कोणीय संवेग पहले कण का। इसी पैटर्न पे हम हर कण का कोणीय संवेग निकाल देंगे इसी तरीके से। अब आपको डिटेल हल नहीं करना, इस पैटर्न पे निकालिए, ठीक है। तो पहले वाले कण का कोणीय संवेग आ गया L1 बराबर क्या आ गया? क्या आ गया यहां पे? M1 R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। हर कण का कोणीय वेग ओमेगा ही होगा। इसी प्रकार से M2, M3, M4 द्रव्यमान वाले कणों का कोणीय संवेग निकालिए। द्रव्यमान वाले कणों का कोणीय संवेग वो क्या हो जाएगा? दूसरा वाला कण M2 द्रव्यमान वाला कण, इसका कोणीय संवेग L2, तीसरे वाले का L3, चौथे वाले द्रव्यमान का कोणीय संवेग L4 मान लीजिए और निकालिए इनकी वैल्यू। किस पैटर्न पे निकालेंगे? इससे, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान रहे हैं, इस समीकरण नंबर 1 के पैटर्न पे निकालिए। तो L2 बराबर क्या हो जाएगा? M2 R2 स्क्वायर 1 की जगह 2 लिख दीजिए क्योंकि ये M2 द्रव्यमान वाले कण के लिए आ रहा है, इंटू ओमेगा। तीसरे वाले कण के लिए क्या आएगा? कोणीय संवेग L3 बराबर क्या जाएगा? M3 R3
स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है, इंटू ओमेगा। ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3। और इसी प्रकार से m4 द्रव्यमान वाले कण का कोणीय संवेग निकालिए। L4 बराबर m4 इंटू r4 स्क्वायर इंटू ओमेगा, ऐसे आता है। इसी प्रकार से अन्य कणों के लिए भी हम कोणीय संवेग निकाल सकते हैं। अब पूरे पिंड का कोणीय संवेग क्या होगा? वो होगा इन अलग अलग कोणीय संवेगों का सदिश योग, ठीक है, क्योंकि कोणीय संवेग सदिश राशि है, तो इनका सदिश योग करके हम क्या निकाल देंगे? पूरे पिंड का कोणीय संवेग। तो यहां पर देखिए सीधा जोड़ना पड़ेगा इनको, क्यों? क्योंकि हर कण पिंड को उसी दिशा, एक ही दिशा में घुमा रहा है, ठीक है, तो तब यहां पर इनको सीधा सीधा जोड़ देंगे। तो यहां पर सभी कणों का कुल कोणीय संवेग निकालेंगे, वही होगा हमारे पिंड का कोणीय संवेग। तो पिंड का कुल कोणीय संवेग, कुल कोणीय संवेग, तो ये कोणीय संवेग आ जाएगा हमारा L मान रहे हूं। माना इस पिंड का कुल कोणीय संवेग L है, तो L बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस 100। आगे भी क्रम जारी है। L बराबर L1 का मान क्या था? m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। समीकरण नंबर 1 2 3 4 से मान यहां पे रखेंगे हम, ठीक है। तो रखिए उन मानों को, m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस L2 का मान m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस m3 r3 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस m4 r4 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस 100। ये क्रम आगे भी चल रहा है। तो L बराबर, इसमें ओमेगा कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? ओमेगा हर जगह कॉमन है, कॉमन लीजिए। m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर और प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे? ओमेगा, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे क्या आ गया? ओमेगा आ गया ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। ब्रैकेट में देखिए क्या है, ब्रैकेट में क्या पद जुड़ रहे हैं? कौन से पद जुड़ रहे हैं? द्रव्यमान और दूरी के वर्ग वाले पदों का योग आ रहा है। तो ये क्या चीज है भाई? अभी हमने देखा था, ये क्या है? m1 r1 स्क्वायर, ये है पहले कण का घूर्णन अक्ष के प्रता जड़त्वागुण। ये क्या है? दूसरा m2 r2 स्क्वायर, दूसरे कण का घूर्णन अक्ष के प्रता जड़त्वागुण। ऐसे m3 स्क्वायर, m4 r4 स्क्वायर, ये सब क्या है? ये इन कणों के घूर्णन अक्ष के प्रता जड़त्वागुण है। तो यानी यहां पर कणों के जड़त्वागुणों को जोड़ा गया है, तो इससे क्या निकल जाएगा? इन जड़त्वागुणों का योग। तो इसको हम किससे दर्शाएंगे? इस योग को सिग्मा से दर्शा सकते हैं। सिग्मा का मतलब योग, सिग्मा m r स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या m i r i स्क्वायर, जहां i की वैल्यू देनी पड़ेगी 1 to n। देखिए कैसे लिखते हैं, i बराबर 1 रखें यहाँ पे, m1 r1 स्क्वायर हो गया, ये वाला पद आ गया। फिर सिग्मा का मतलब है प्लस, तब प्लस रख दिया। फिर i के पे 2 रखिए, m2 r2 स्क्वायर, ये आ गया। फिर सिग्मा का मतलब है प्लस, तो ये वाला प्लस रखिए। फिर i की वैल्यू 3 रखिए, m3 r3 स्क्वायर, ये आ गया। फिर सिग्मा का मतलब प्लस, प्लस रखिए। ऐसे करके हम आगे वाले पदों को भी निकाल सकते हैं। ये अंतिम पद n है, इसमें ये माना गया है कि माना इसमें n कण है, तो आप n टर्मों तक ले आएंगे। अगर यहाँ 4 कण है तो आप i बराबर 1 से लेके 4 तक करेंगे, ठीक है। इंटू क्या आ गया? ओमेगा। तो ये क्या चीज है? ये क्या आ गया? इसको अगर आगे हल करें हम, तो L बराबर आएगा, ये क्या चीज है भाई? ये है पूरे पिंड का जड़त्वागुण। तो पूरे पिंड के जड़त्वागुण को हम अगर I से प्रकट करें तो I आ जाएगा I इंटू ओमेगा। तो L बराबर I इंटू ओमेगा, जहां L क्या प्रकट कर रहा है? कोणीय संवेग। I क्या प्रकट कर रहा है? जड़त्वागुण। और ओमेगा क्या प्रकट कर रहा है? कोणीय वेग। तो ये अर्थात कोणीय संवेग बराबर जड़त्वागुण इंटू कोणीय वेग। तो हमने यहां पर आज कोणीय संवेग का जड़त्वागुण में संबंध देखा, जो कि L बराबर I ओमेगा है।
एवं बलागुण और कोणीय बलागुण और जड़त्वागुण में संबंध देखा, तो बलागुण और जड़त्वागुण में संबंध था टाउ बराबर आई इंटू एल्फा। ये दोनों रिलेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम में काफी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं इन पे, ठीक है ना। थैंक यू।